Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशिएंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे इन्वायरमेंट पीटी 365 के। अभी तक हमने पुराने टॉपिक्स कवर किए जितने प्रीवियस पेजेस में थे। अब हम पीयूज़ के साथ ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अभी आज का पहला टॉपिक है सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक ऑडिटिंग। तो इसमें क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी रिलीज्ड द 7th इशू ऑफ एनवी स्टैट्स इंडिया 2024 इन्वायरमेंटल अकाउंट्स। तो अब ये वाली रिपोर्ट लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। मोर ऑन द न्यूज़, एनवी स्टैट्स एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन कंपाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद द SEEA सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक ऑडिटिंग फ्रेमवर्क. It provides information about environment, its most important changes and main factors that influence them. Publication issues 4 areas: energy accounts, ocean accounts, soil nutrient index and biodiversity. अब की highlights क्या है एनवी स्टैट्स इंडिया 2024 के? India emerged as the world leader in energy transition. Around 72% increase in number and around 16% increase in area for total protected area during 2000 to 2023. Coverage of mangroves has been increased around 8% during 2013 to 2021. अभी ना रिपोर्ट वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। अबाउट सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक ऑडिटिंग, एग्रीड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर द कंपाइलेशन ऑफ द एनवायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंट्स describes the interaction between economy and environment as well as the stocks and changes in stocks of environmental assets. There are two sides of SEEA Central Framework and SEEA Ecosystem Auditing. SEEA Central Framework measures environmental assets and individual resources and the economic use them. Example है timber, water, fish, soil, etc. SEEA measures ecosystem and the services they provide to economic and human activity. Example forest, rivers, coral reefs, etc. अब अदर इन्वायरमेंट अकाउंट्स इन इंडिया कौन कौन से हैं? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर मॉस्पी इज मैंडेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ नेशनल रिसोर्स अकाउंट्स फॉर इंडिया. मॉस्पी रिलीज द स्ट्रैटेजी फॉर इन्वायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंट्स इन इंडिया 2022-26. India also participated in the National Capital Accounting and Valuation of Ecosystem Services (NCAVS). NCAVS was launched by United Nations Statistics Division (UNEP) and Secretariat of CBD in 2017. First NV Stats were released in 2018 on the recommendation of Sir Parth Das Gupta Committee. तो पार्थ दास गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन से फर्स्ट एनवी स्टैट्स बना था. अब रिलेटेड न्यूज़, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स. उत्तराखंड हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स अबाउट GEPI. GEPI is a novel method to evaluate ecological development caused by human interventions. 4 पिलर्स हैं GEPI के: एयर, सॉइल, ट्री एंड वाटर. फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का? एयर माइनस GEP इंडेक्स प्लस वाटर माइनस GEP इंडेक्स प्लस सॉइल माइनस GEP इंडेक्स प्लस फॉरेस्ट माइनस GEP इंडेक्स. एयर GEP इंडेक्स, सॉरी GEP इंडेक्स कैसे निकालते हैं? माइनस नहीं है ये. एयर GEP इंडेक्स, वाटर GEP इंडेक्स, सॉइल GEP इंडेक्स और फॉरेस्ट GEP इंडेक्स को ऐड कर देते हैं. अब सिग्निफिकेंस क्या है? हेल्प एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल प्रेशर एंड क्वांटिफाइज कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम टू द इकोनॉमी एंड ओवरऑल वेलफेयर. ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज अल्टरनेटिव फ्यूल्स और एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी. रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया की बात करेंगे हम. 2024 में इसका PYQ आया था, थोड़े अलग फॉर्म में आया था. तो ये क्वेश्चन था पम्प्ड स्टोरेज HEP क्या हो, पम्प्ड स्टोरेज क्या चीज़ से रिलेटेड है. तो ये HEP से रिलेटेड क्वेश्चन था और उसमें ऑप्शन था एनर्जी स्टोरेज.
तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया का स्टेटस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हम देख लेते हैं। सबसे पहले इंडिया में शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग हाइड्रो इन टोटल इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी इज 45% एज ऑफ नवंबर 2023। अब सोर्स वाइज शेयर बोलेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सोलर का 20.6%, विंड का 10.5%, हाइड्रो का 10.3%, बायोमास पावर को जनरेशन का 2.3%, स्मॉल हाइड्रो पावर का 1.1%, वेस्ट टू एनर्जी का 0.1%। अब रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्रू बाय 165% इन 10 years फ्रॉम 2014 to 2024। लीडिंग स्टेट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, राजस्थान टॉप्स द लिस्ट फॉलोड बाय गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। अब इसमें ना कुछ ये सब जो फैक्ट्स हैं ना, ये सब याद रखने वाले फैक्ट्स हैं, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करें तो इंडिया रैंक्स 4th ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, 4th in wind power capacity. India overtook Japan to become 3rd largest solar power reactor in 2023. Global Electricity Review 2024 report. फिर initiatives in India. National Green Hydrogen Mission to make India global hub for production, uses and export of green hydrogen. PLI scheme for national program on high efficiency solar PV modules for achieving manufacturing capacity of gigawatt scale in high efficiency solar PV modules. फिर PM कुसुम, इनकम जनरेशन फॉर फार्मर्स बाय इंस्टॉलिंग सोलर पावर प्लांट्स इन इनफर्टाइल लैंड। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर प्लांट्स इन 1 crore हाउस होल्ड्स। फिर सोलर पार्क स्कीम टू प्रोवाइड सोलर पावर डेवलपर्स विद अ प्लग एंड प्ले मॉडल, तो सोलर पार्क स्कीम में आई। फिर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट टू फैसिलिटेट रिन्यूएबल पावर इवैक्यूएशन एंड रीशेपिंग ऑफ ग्रिड फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स इन इंडिया क्या है, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 5 गीगावाट बाय 2030 और एटलीस्ट हाफ ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट वाया रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, ये हमारा टारगेट है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। तो पहले हम मतलब समझेंगे जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन का क्या होता है और ये न्यूज़ में क्यों है। तो न्यूज़ में क्यों है, इंडिया अंडरस्कोर्ड द नीड फॉर ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस एंड इक्विटेबल एक्शन ड्यूरिंग द सेकेंड एनुअल हाई लेवल मिनिस्टरियल राउंड टेबल ऑन जस्ट ट्रांजिशन एट COP29। तो इंडिया ने अंडरस्कोर कर दिया नीड का सेकेंड एनुअल हाई लेवल मिनिस्टरियल राउंड टेबल ऑन जस्ट ट्रांजिशन एट COP29। अब जस्ट ट्रांजिशन क्या होता है, ग्रीनिंग द इकोनॉमी इन अ वे दैट इज जस्ट फेयर एंड इंक्लूसिव। तो क्या बोल रहे हैं, ग्रीनिंग द इकोनॉमी को ग्रीन करना इन अ वे दैट इट इज़ फेयर एंड इंक्लूसिव एज पॉसिबल टू एवरीवन कंसर्न्ड, क्रिएटिंग डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज एंड लीविंग नो वन बिहाइंड। ये किसने बोला है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है, ILO ने। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द जस्ट ट्रांजिशन डिक्लेरेशन एग्रीड एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन स्कॉटलैंड, COP26। अब की एलिमेंट्स क्या है, इक्विटी, protecting the rights and livelihood of workers and communities, particularly those dependent on fossil fuels and other high carbon industries. Inclusion, ensuring that all stakeholders, workers, governments, industries and civil society are involved in decision making. Sustainability की बात करें तो aligning economy and social systems with the goal of reducing GHG emissions and conserving natural ecosystems. ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना खत्म हो गया कि एलिमेंट्स थे इक्विटी, इंक्लूजन और सस्टेनेबिलिटी। अब इवोल्यूशन ऑफ जस्ट ट्रांजिशन इन UNFCCC डिस्कशंस, तो कैसे हुआ, पेरिस एग्रीमेंट के प्रीएम्बल था, एक्सप्लिसिटली मेंशंस द इम्पेरेटिव्स ऑफ अ जस्ट ट्रांजिशन ऑफ वर्कफोर्स एंड क्रिएशन ऑफ क्वालिटी जॉब्स। तो ये पेरिस 2020 COP21 2015 पेरिस में। फिर COP24 काटोविच में क्या बोला, सिलेसिया डिक्लेरेशन ऑन सॉलिडारिटी एंड जस्ट ट्रांजिशन अडॉप्टेड। फिर उसके बाद COP26 2021 ग्लासगो में क्या बोला कि साउथ अफ्रीका अनाउंस जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, तो किसने अनाउंस किया था, साउथ अफ्रीका ने। फिर COP27 2022 शर्म अल शेख में क्या बोला, जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। फिर अभी COP28 2023 दुबई में क्या बोला, फर्स्ट डायलॉग अंडर जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम टुक प्लेस। अब स्टेप्स क्या है, स्टेप्स टेकन फॉर जस्ट ट्रांजिशन, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप लॉन्च्ड एट COP26 ऑफ UNFCCC, ILO guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all adopted in 2015. Just transition for all initiatives by World Bank. Renewable Energy Technology Action, first joint working group meeting was held between the representatives of India and USA. It was announced by India and USA jointly in 2023 under Strategic Clean Energy Partnership launched in 2021. अब रिलेटेड न्यूज़ क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट के फॉर्म में आता है, किसके फॉर्म में, रिपोर्ट के फॉर्म में। इसको अपन ब्लू पेन से हाईलाइट कर देते हैं, रिपोर्ट के फॉर्म में PYQ, ठीक है।
उसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसने रिलीज़ की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिपोर्ट रिलीज़ की है, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 रिपोर्ट बेस्ड ऑन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स दैट इवैल्यूएट्स 120 कंट्रीज. ETI 2024 framework offers a comprehensive assessment of countries' energy systems. Energy transition refers to shifting energy production away from the sources that release a lot of GHG, such as fossil fuels. अब की फाइंडिंग्स क्या है? इंडिया का रैंक क्या है? 63rd, अप फ्रॉम 67 इन 2023. टॉप 5 परफॉर्मर्स कौन कौन से? स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस. फिर 6 G20 कंट्रीज अमंग द टॉप 20 परफॉर्मर्स, तो फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, चाइना, यूके, यूएसए. अब अपन ऑफशोर विंड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं. कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स. तो वायबिलिटी गैप फंडिंग अलाउ हो गई है ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए. फीचर्स ऑफ द स्कीम क्या है? नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. एम है इंस्टॉलेशन एंड कमिशनिंग ऑफ 1 गीगावाट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, 500 गीगावाट ईच ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात एंड तमिलनाडु. तो गुजरात में 500 गीगावाट और तमिलनाडु में 500 गीगावाट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं. अब वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स 2005 में अप्रूव किया है वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू PPPs इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम. तो किसके जैसे अप्रूव किया? सेंट्रल सेक्टर स्कीम के जैसे. एडमिनिस्ट्रेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. एम्स एट सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दैट आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बट फॉल मार्जिनली शॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी. Support under this scheme is available only for infrastructure projects where private sector sponsors are selected through a process of competitive bidding. तो competitive bidding से लोग select होते हैं. Key facts about offshore wind energy. MNRE has set a target of 30 gigawatt offshore wind installation by 2030 under National Offshore Wind Energy Policy 2015. Comparison of offshore and onshore wind energy projects. तो उसमें हम कंपेयर करेंगे ऑफशोर और ऑनशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को. तो ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में क्या है? प्रोज, जनरेट्स मोर एनर्जी, 1 मेगावाट मोर एनर्जी देन ऑनशोर टर्बाइंस ड्यू टू लार्जर टर्बाइंस. एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी एट सी आर स्ट्रॉन्गर एंड ब्लो इन द सेम डायरेक्शन मोर ऑफन. अब लेस इंट्रूसिव, फ्यूअर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, नो इशू ऑफ लैंड एक्विजिशन. अब ऑनशोर में देखते हैं, ऑनशोर में क्या होता है? कॉस्ट इफेक्टिव होता है कंपेयर टू ऑनशोर, क्विकर इंस्टॉलेशन होता है, लोअर ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं विथ लेस वोल्टेज ड्रॉप और प्रूवन टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूस्ड वियर एंड टीयर. अब इसका कॉन्स देखेंगे ऑफशोर का. तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस इज टीडियस एंड नीड्स मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होता है. अब इसके कॉन्स देखेंगे तो नॉइस पॉल्यूशन होता है ऑनशोर में, अनप्रेडिक्टेबल विंड स्पीड एंड डायरेक्शन एंड लिमिट्स ऑन लैंड अवेलेबिलिटी एंड लैंडस्केप. ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा. अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. The Ministry of New and Renewable Energy has released scheme guidelines for development of standards and regulatory framework under the National Green Hydrogen Mission. तो किसके अंदर? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर गाइडलाइंस रिलीज़ की है. तो सबसे पहले यहाँ एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ द मिशन देख लो 2030 तक. CO2 emissions averting 50 MMT of CO2 emissions. Green hydrogen production achieving a production capacity of 5 MMT per annum. Employment creating over 6 lakh full-time jobs. Total investment securing over rupees 8 lakh crore in investment. For renewable energy capacity adding approximately 125 gigawatt of renewable energy. तो ये पूरे expected outcomes हैं. तो CO2 emission कितना अवॉइड करना है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कितना करना है, एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए. की फीचर्स क्या है गाइडलाइंस के. अब बजटरी आउटले ₹200 करोड़ टिल फाइनेंशियल ईयर 2025-26. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई द गैप्स इन द एग्जिस्टिंग टेस्टिंग फैसिलिटीज फॉर कंपोनेंट्स, टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेसेस इन द वैल्यू चेन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स. स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी. इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी क्या है? SIA विल आइडेंटिफाई द टेस्ट फैसिलिटीज. SIA will issue call for proposals in consultation with MNRE for establishment of testing facilities. The proposals will be evaluated by a project appraisal committee. Selected agencies will be recommended by PAC to MNRE to issuing sanctions. Letter of award shall be issued to executing agency by SIA. तो यहाँ पे हमने पढ़ा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में. इसके आगे हम पढ़ते हैं उसी का आगे एक्सटेंडेड पार्ट. फंडिंग एंड डिसबर्समेंट. MNRE will fund up to 100% of the capital cost for government entities and 70% of the capital cost for non-government entities. अब अबाउट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो इससे PYQ आया हुआ था. ठीक है,
लॉन्च्ड इन 2023 विद एन आउटले ऑफ 19,744 करोड़। ठीक है, ड्यूरेशन क्या है, फेज़ 1 2022 से 23 में है और 2025-26 तक, और फेज़ 2 में क्या बोल रहे हैं 2026-27 से 2029-2030 तक। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन, यूजेस एंड एक्सपोर्ट। की कंपोनेंट्स क्या है, फैसिलिटेटिंग डिमांड क्रिएशन, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, दैट इज साइट प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम, साइट। पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर स्टील, मोबिलिटी, शिपिंग, डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी एप्लीकेशन एक्सेट्रा। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, फॉर एग्जाम्पल 3 पोर्ट्स नेमली दीनदयाल कांडला गुजरात में है जो, पारादीप जो उड़ीसा में है, और वीओ चिदम्बरम टुटिकोरिन तमिलनाडु। तो ये जो 3 पोर्ट्स हैं ना, उनको ग्रीन हाइड्रोजन हब की तरह डेवलप करना है। एक बार फिर से देख लो कौन कौन से, दीनदयाल कांडला गुजरात में जो है, पारादीप जो उड़ीसा में है, और वीओ चिदम्बरम जो टुटिकोरिन तमिलनाडु में है। तो इनिशियल स्टेप्स क्या लिए गए हैं अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो गेल लिमिटेड स्टार्टेड इंडियाज मेडन प्रोजेक्ट ऑफ ब्लेंडिंग हाइड्रोजन इन द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड इन इंदौर मध्य प्रदेश। तो गेल ने अपना मेडन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। फिर एनटीपीसी लिमिटेड हैज़ इनिशिएटेड ब्लेंडिंग ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ऑफ अप टू 8% इन पीएनजी नेटवर्क एट एनटीपीसी सूरत गुजरात। तो एनटीपीसी ने सूरत गुजरात में स्टार्ट किया है। फिर हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस स्टार्ट हुई है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, और लेह में भी स्टार्ट हो गई है एनटीपीसी की हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज़ डेवलप्ड अ 60 किलोवाट कैपेसिटी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। अब अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हम पढ़ते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हम देखते हैं। तो रेफर्स टू हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस विच स्प्लिट्स वाटर मॉलिक्यूल्स H2O इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से वाटर मॉलिक्यूल्स H2O को हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, इसलिए इसको बोला गया ग्रीन हाइड्रोजन। Another method of producing GH2 is from biomass involving the gasification of biomass to produce hydrogen. Applications of GH2: fuel cell electric vehicles, aviation and maritime, industry में fertilizer refinery, steel, transport, road, rail, shipping, power generation. अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं हाइड्रोजन के। तो टाइप है एक पढ़ेंगे ब्लैक ब्राउन हाइड्रोजन, फिर दूसरा है ग्रे हाइड्रोजन, फिर ब्लू हाइड्रोजन, फिर टर्कोइस हाइड्रोजन, फिर पिंक हाइड्रोजन, फिर ग्रीन हाइड्रोजन। तो ब्लैक ब्राउन में कौन सा प्रोसेस यूज़ हो रहा है, कोल गैसिफिकेशन का, ग्रे में मिथेन रिफॉर्मेशन का, ब्लू में कोल गैसिफिकेशन एंड मिथेन रिफॉर्मेशन थ्रू कार्बन कैप्चर यूजेस एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, टर्कोइस में पायरोलिसिस यूज़ हो रहा है, पिंक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ हो रहा है, और ग्रीन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोलिसिस और बायोमास गैसिफिकेशन यूज़ हो रहा है। अब सोर्स देख लो, ये तो नॉर्मल समझ आ जाएगा लॉजिक से कि ब्लैक और ब्राउन में कोल यूज़ हो रहा है, ग्रे में नेचुरल गैस, ब्लू में फॉसिल फ्यूल, टर्कोइज में मिथेन, पिंक हाइड्रोजन में न्यूक्लियर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन में रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिलेटेड न्यूज़ देखो इसमें, साइट स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो रिसेंटली एलोकेशन फॉर बिडिंग ऑफ ग्रीन अमोनिया अंडर, अब ग्रीन अमोनिया की बिडिंग के लिए न्यूज़ आई है, अंडर साइट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड। Capacity available for bidding under mode M2A of site program is increased from 550,000 million tons per annum to 750,000 tons per annum. Mode 2A of site program incentive for procurement of green ammonia production provides selected bidder financial incentive for 3 years for green ammonia produced and supplied. कुछ PYQs कर लेते हैं एनवायरमेंट के जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो 2024 का देखो, स्टेटमेंट 1 है मैनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ये तो एकदम बेसिक है कि ठीक है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का सोर्स हो सकता है। स्टेटमेंट 2 है मैनी च्यूइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस। तो इनमें गम बेस प्लास्टिक का होता है ऐसा बोल रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसमें आंसर हो गया बोथ स्टेटमेंट 1 आर करेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो ये तो एकदम सही है कि वो सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है क्योंकि उसमें प्लास्टिक का एज अ गम बेस यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, जो अभी हम वो करेंगे जो हमको स्पीसीज़ वगैरह टॉपिक से एसोसिएटेड नहीं है, अलग टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद 7th वाला, विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। तो बोल रहा है ये गैस है जिसका अमाउंट एल्टीट्यूड के साथ कम होता जाता है। इट इज़ इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स। तो बोल रहा है इसका परसेंटेज मैक्सिमम होता है पोल्स पे। तो ऐसा कुछ है नहीं ना, लैटिट्यूड के हिसाब से थोड़ी है। देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ही आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है।
एक एल्टीट्यूड को कंपेयर कर रहा है, एक लैटिट्यूड को कंपेयर कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू पर फ्लोरो एल्काइल एंड फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस PFAS दैट आर यूज्ड इन मेकिंग मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट है PFAS are found to be widespread in drinking water, food and food packaging material. सेकेंड है PFAS are not easily degraded in the atmosphere, in the environment, तो ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies, तो ये भी सही, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, ब्रॉड स्टेटमेंट्स है। तो हो गया 1, 2 and 3। फिर नेक्स्ट है एक ये वाला क्वेश्चन था ऑर्गेनिज्म, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो क्वेश्चन क्या है, पैरासिटॉइड स्पीसीज, मतलब जो पैरासाइट वाली स्पीसीज को बोलना चाह रहा है, आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबाउ काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो बोल रहा है इसमें से पैरासाइट वाली स्पीसीज किस में हो सकती है। पैरासाइट वही होता है ना जो दूसरों को दूसरी बॉडी में जो होस्ट बॉडी है उससे फूड वगैरह एक्सट्रैक्ट करता है। तो इसमें बोल रहा है कैराबिड बीटल्स, सेंटीपीड्स, फ्लाइज, टर्माइट्स और वैस्प्स। तो इसमें 5 में से बोल रहा है ओनली 3। तो क्या पता इसका आंसर ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, मतलब लास्ट तक कोचिंग वालों ने भी अलग अलग आंसर दिया, बट यूपीएससी ने इसको ओनली 3 माना है। तो टर्माइट्स तो पक्का है और वॉस्प और फ्लाइज में दिक्कत था, ठीक है, तो इसलिए ओनली 3 हो गया। फिर आते हैं हम अगला क्वेश्चन, ये पॉल्यूशन से ये एग्रीकल्चरल रेसिड्यू वगैरह से रिलेटेड। तो कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल, क्वेश्चन नंबर 11 जो देख रहे हैं, तो उसमें है क्या क्या चीज़ें, और क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज अ फीड स्टॉक फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो जो एविएशन फ्यूल हम बनाते हैं उसके लिए एक सस्टेनेबल फीड स्टॉक के जैसे किस किस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। तो पॉइंट्स क्या क्या है, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू है, कॉर्न ग्रेन है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज है, वुड मिल वेस्ट है। तो इन चारों में से क्या क्या चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है। तो बेसिकली ये चारों को यूज़ किया जा सकता है। क्या क्या, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज और वुड मिल वेस्ट, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कम्युनिटी रिजर्व का। तो 2023 में क्वेश्चन आया था, वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व, तो क्या क्या हो सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमको बताना है कौन सा सही है। द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट, फर्स्ट बोला है। फिर हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, ठीक है। फिर थर्ड बोला है पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फिर फोर्थ बोला है पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो 4 स्टेटमेंट है। अब क्या है, देखो इसमें ना कभी कभी क्या होता है, इसमें ऑप्शन ऐसा देता है 1, 2 and 3, 2 and 3, 3 and 4, तो उसमें ईजी हो जाता है। अब इसमें 4 में से एक बोला है, तो फर्स्ट तो ठीक है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो गवर्निंग अथॉरिटी हो जाता है, यदि नॉर्मल सेंस में सोचो तो अपन को सही लगेगा। लेकिन क्या कम्युनिटी रिजर्व में ना ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गवर्निंग अथॉरिटी चेंज हो जाएगी, इसमें बेसिकली कम्युनिटी वाले लोग ही रहते हैं, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी सेकंड तो सही है कि हंटिंग अलाउ नहीं होती है, थर्ड भी सही है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करना अलाउ करते हैं, और चौथा भी सही है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हो गया ओनली 3। फिर आते हैं 2023 का नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें था इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज आर की टू द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ नागोया प्रोटोकॉल। तो ये तो एकदम सही स्टेटमेंट है। ये हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, यदि आप लोग बता पाओ तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो अपन पढ़ते हैं ना, उसमें रहती हैं बॉडीज़। तो एक नेशनल लेवल पे रहती है, एक स्टेट लेवल पे रहती है, एक नीचे रीजनल सबसे छोटे लोकल लेवल पे रहती है। तो ठीक है, जो लोकल लेवल पे रहती है वो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ होती हैं। तो द सेकेंड स्टेटमेंट है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इंक्लूडिंग द पावर टू लेवी कलेक्शन फीस ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। तो उनके पास कलेक्शन फ़ी लेने का भी पावर होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बेसिकली सही है। या पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर भी मेंटेन करती है, क्या, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज डाटाबेस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन्वेजिव स्पीसीज लिस्ट कौन बनाता है, तो ऑप्शन है IUCN, फिर UNEP, फिर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, फिर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो 2023 का है, कंसिडर द फॉलोइंग। तो उसमें है एरोजोल्स, फोम एजेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स और लुब्रिकेंट्स।
इन मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड। तो हाउ मेनी बोला है, ठीक है। इसमें अब ये मत सोचना कि वन ओनली टू, ऐसा नहीं सोचना, पूरा सोचना है कि कौन सा सही है, कितने चीज़ों को बनाने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज़ किया जाता है। तो फोम एजेंट्स में तो होता है, फायर रिटार्डेंट्स में भी होता है, लुब्रिकेंट्स में भी होता है, तो इसलिए ओनली 3 हो गया, ठीक है। फिर 2023 का अगला स्टेटमेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। फर्स्ट है स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड्स एक्सटेंसिवली। तो बोल रहा है कि फाइनली ग्राउंड मतलब जो बारीक बारीक बसाल्ट रॉक को फार्मलैंड में स्प्रेड कर देना। सेकेंड है इंक्रीजिंग द एल्कलिनिटी ऑफ ओशियंस बाय एडिंग लाइम। थर्ड है कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इट इनटू अबैंडन्ड सबटेरेनियन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर्स। तो कौन कौन सा कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन के का पार्ट हो सकता है, तो बेसिकली ये तीनों हो सकता है, तीनों हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑल 3 हो गया। फिर नेक्स्ट है 2023 का क्वेश्चन नंबर 12। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। सेकेंड बोल रहा है कार्बन फेयर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो कार्बन फाइबर ऐसा थोड़ी है, उसको वो तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो उनको यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं, रिसाइकल भी हो सकता है, तो इसलिए ओनली 1 इसका आंसर हो गया। फिर आता है नेक्स्ट पॉल्यूशन के रेफरेंस में क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मर्क्यूरी पॉल्यूशन। तो फर्स्ट है गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज़ अ सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब मर्क्यूरी, जब भी अपन मर्क्यूरी की बात करते हैं ना, तो गोल्ड माइनिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, गोल्ड माइनिंग से मर्क्यूरी पॉल्यूशन होता है। फिर सेकेंड है कोल्ड बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मर्क्यूरी पॉल्यूशन। तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से भी होता है, सही बात है। फिर देयर इज़ नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी। तो बेसिकली पता है ये वाला स्टेटमेंट ना, मतलब आपका गलत हो सकता है और इसके बेसिस पे आपका आंसर गलत या सही हो सकता है। तो इसमें है बेसिकली कि थर्ड वाला हमको पता नहीं है, लेकिन ठीक है, आंसर के हिसाब से ये सही बात है कि नो